नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का गाजीपुर दौरा। आज सम्मान समारोह में शामिल होंगे डिप्टी सीएम और ये खास दौरा माना जा रहा है। महाराजा सुहेलदेव राजभर का है सम्मान समारोह। जहूराबाद विधानसभा में कसीमाबाद में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होने के लिए डिप्टी सीएम मौके पर पहुंचेंगे और जहूराबाद विधानसभा के कसीमाबाद का पूरा मामला, जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज गाजीपुर दौरा करेंगे और इस दौरान एक अहम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बता दें, ये सम्मान समारोह होने वाला है, जिसमें डिप्टी सीएम केशव शर्मा शामिल होंगे और महाराजा सुहेलदेव राजभर का सम्मान समारोह है, जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहूराबाद विधानसभा के कसीमाबाद में। और इसी के साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कन्नौज जिले में डेंगू के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और 18 नए डेंगू संक्रमित मरीज सामने आए। जिले में डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़ चुकी है और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ताजा खबर कन्नौज से सामने आ रही है, जहां पर 18 डेंगू संक्रमितों की पुष्टि की गई है और अब संख्या बढ़कर के 243 पहुंच गई है। एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केसों की संख्या यहां पर 79 पहुंच गई है। साथ ही डेंगू का कहर लगातार बरकरार। वायरल बुखार का भी यहां पर काफी मामले सामने आए, जहां पीड़ितों की संख्या बढ़कर 200 के आंकड़े को पार कर गई। इसी बीच 15 लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है और स्वास्थ्य प्रशासन लगातार कोशिश में लगा है कि लोगों को इलाज दिया जा सके। कन्नौज जिले में 18 नए डेंगू मामले आने से इस वक्त हड़कंप मच गया है। जिले में अब डेंगू संक्रमितों की संख्या 243 पहुंच गई है। इसी के साथ ही एक्टिव केसों की संख्या अब 79 पहुंची है और इसी के साथ ही लगातार डेंगू के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। वायरल बुखार पीड़ितों की संख्या अब 2559 पहुंच गई है। 15 लोगों की सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है और आपको बताते चलें कि डेंगू और वायरल बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन मरीजों की संख्या में साफ तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती नहीं करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि इस तरह की जनगणना व्यवहारिक नहीं है। 1951 से देश में ये नीति लागू है। इस बार भी सरकार ने इसे जारी रखने का फैसला लिया है। पहले से ही चली आ रही नीति के तहत अब इस बार भी सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति, धार्मिक और भाषाई समूहों की गिनती ही की जाएगी। ऐसे में केंद्र ने यह हलफनामा महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका में जवाब में दाखिल किया है। आबादी के जातिगत आंकड़े जुटाने और उसे सार्वजनिक करने की मांग पर कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था और अब केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने लिखित जवाब दाखिल कर ये तमाम बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों की गणना कर पाना व्यवहारिक नहीं होगा। केंद्र ने बताया है कि 2011 में जो सोशियो इकोनॉमी और कास्ट सेंसस यानी SECC किया गया था, उसके आधार पर ओबीसी की गणना नहीं की जा सकती है। आगे बात करते हुए बताया गया कि 2022 में होने जा रही जनगणना में जातियों की गिनती से मना करते हुए केंद्र ने यह भी कहा कि ये एक नीतिगत विषय है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर कोई आदेश नहीं देना चाहिए। और खबर असम से है, जहां पूर्वोत्तर राज्य असम में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली है। यहां दारंग जिले में हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई लोग घायल हो गए। घायलों के शरीर पर कूदने के आरोपी कैमरामैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल होने के बाद अब असम की बीजेपी सरकार और प्रशासन पर काफी गंभीर सवाल यहां खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने इस मामले में जिले के एसपी पद पर तैनात और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के छोटे भाई को लेकर सरकार को घेर दिया है।
दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस का ये दावा है कि दारंग में जिस तरह से हिंसक झड़प हुई है, इस दौरान एसपी सीएम के छोटे भाई हैं और उनके आदेश पर ही गोलियां चलाई गई। हिंसा के दौरान जिस तरीके का हालात वहां पे पैदा हुए और पुलिस की गोलीबारी में 2 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई। इस मामले में सीआईडी जांच के आदेश जारी कर दिए गए। साथ ही दारंग जिले में पुलिस और लोगों के बीच झड़प के दौरान अधमरे शख्स के साथ अमानवीय व्यवहार भी सामने आया था। बताते चले कि वायरल हो रही एक वीडियो के दौरान देखा जा सकता है कि एक ग्रामीण पुलिस की ओर से लाठी लेकर भागते हुए नजर आया और इसके बाद पुलिस की कई बंदूक और लाठी उसकी ओर तन जाती है। एक गोली लगते ही ग्रामीण नीचे गिर जाता है और फिर कई पुलिस वाले शख्स पर लाठियां बरसाकर उसे जमकर पीटते हैं और अधमरा कर देते हैं। इसके बाद भी कई पुलिस वाले घायल शख्स पर लाठियां बरसाते रहते हैं। कानून के इन पहरेदारों के बीच कैमरामैन आगे बढ़ता है और जमीन पर बेसुध हो चुके शख्स को उसके सीने पर कूद जाता है, उसकी गर्दन को घुटने से दबाता है और उसको मारता है। इसके बाद भी आपको बता दें, कानून की हिफाजत करने वाली पुलिस उसे बस वहीं से चले जाने को कहती है। असम पुलिस की ये करतूत का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके जरिए अब ये वीडियो बाहर आई तो जवाब देना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया है। बाद में हमला करने वाले कैमरामैन विजय बोनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान घटना की सीआईडी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने स्कूल के एक कर्मचारी को 11 साल की नाबालिग के साथ रेप के मामले में दोषी मानते हुए 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये पूरा मामला दक्षिण मुंबई के म्युनिसिपल स्कूल का है, जहां पर हालांकि बाद में पीड़िता के अभिभावक ने आरोपी के समर्थन में एक पत्र भी लिख दिया था। इसके बावजूद कोर्ट ने दोषी के खिलाफ पूरी सख्ती दिखाते हुए ये फैसला लिया है। पीड़िता ने अपनी मां और बहन को पहले ही खो दिया था और इस घटना के बाद उसके पिता ने भी नाबालिग के साथ छोड़ दिया गया और ऐसे में फिलहाल वो अपनी एक चाची के साथ रहती है। उसके भाई और उसका एक छोटा भाई है, देखभाल दूसरी चाची कर रही है और ये पूरी घटना फरवरी और मार्च 2015 की बताई जा रही है, जब नाबालिग लड़की की चाची ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे थे। हालांकि लड़की ने कुछ भी बताने से मना कर दिया और कुछ दिनों बाद ही चाची ने एक बार फिर से कुछ वैसे ही निशान देखे, लेकिन नाबालिग लड़की ने फिर से जवाब टाल दिया। इसके बाद 25 मार्च को जब नाबालिग लड़की स्कूल से घर लौटी तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आखिरकार चाची ने किसी तरह लड़की से सारा मामला जाना, जिसके बाद लड़की ने बताया कि स्कूल में स्वीपर के तौर पर काम करने वाला एक शख्स उसके साथ कई बार रेप कर चुका है। इतना ही नहीं बल्कि उसे धमकी भी दी गई कि अगर उसने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा तो वो लड़की की जान ले लेगा। आरोपी स्कूल कैंपस में ही रहता था और पीड़िता के मुताबिक वो शख्स गेट के बाहर खड़ा रहता था। उस दिन वो जबरदस्ती लड़की को अपने साथ उठाकर एक कमरे में ले गया और रेप की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी शख्स ने 1 महीने में 3-4 बार इस घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं नाबालिग लड़की की चाची उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची, जिसके बाद इस मामले में आरोपी पंकज अर्जुन भाई कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 32 साल के पंकज ने आरोप खारिज कर दिया है और उसे ट्रायल पर रखा गया। कोर्ट में पेशी के दौरान शख्स की पहचान कर ली गई और आपको बता दें, इसकी पुष्टि की गई कि नाबालिग लड़की के साथ कई बार रेप की घटना को अंजाम दिया गया। ट्रायल के दौरान आरोपी ने कोर्ट को बताया कि वो स्वीपर नहीं माली है। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्या करता था, क्योंकि आरोपी ने माना था कि वो उसे स्कूल से जुड़ा था और वहीं काम किया करता था। और धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में अब सीबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल की है। बता दें, सीबीआई ने हाईकोर्ट में बड़ी जानकारी दी है और सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि ड्राइवर ने जानबूझकर टक्कर मारी थी। इस टक्कर के बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो गई और वही ड्राइवर ऑटो रिक्शा समेत मौके से फरार हो गया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा कि जांच एजेंसी इस घटना के हर एंगल से जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि जांच अभी भी जारी है। हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। साथ ही ये पूरा मामला सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को अगले हफ्ते प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा।
बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच के दौरान सबूतों का अध्ययन करने के लिए सीबीआई ने देश भर से 4 अलग अलग फोरेंसिक टीमों को काम में लगाया है। इसी बीच बताते चले कि धनबाद के 49 वर्षीय जिला जज उत्तमानंद 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और उसी वक्त एक ऑटो रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठी, जिसकी जांच अभी तक जारी है। यह घटना एक सीसीटीवी कैमरा में दरअसल कैद हो गई थी और सीबीआई ने इस मामले की जांच के लिए गुजरात के गांधीनगर में 2 आरोपियों की ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाया। जांच एजेंसी सीबीआई इन रिपोर्ट्स का अध्ययन करने में जुटी है और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी सीबीआई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सूत्रों की माने तो सीबीआई अब अपनी जांच की रिजल्ट के साथ फोरेंसिक रिपोर्ट की पुष्टि करने में जुटी है।